आई थिंक आज ऐसा ज़माना है कि जहाँ अगर हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें एक थिन लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी कितनी एम्पावरमेंट। पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ अ रियल इशू बिकॉज आई हैव सफर्ड फ्रॉम इट। देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई हेटेड माई ओन बेबी। तो ब्रेन पे इतना प्रेशर आ गया, इतना प्रेशर आ गया कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे इतना गंदा पैनिक अटैक आया दैट आई लॉस्ट माई मेमोरी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी परम, थैंक यू सो मैम मच। नहीं, आपके जैसी गेस्ट तो ना हमको चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, बेसिकली सोसाइटी को चाहिए, है ना? तो मैम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले लोगों को पता लग जाए, जो मेरे भाई बंधु हैं, कि आज वो किसको सुनने जा रहे हैं। ये आपकी ऑडियंस है। ऑल राइट, ओके। सो मेरा नाम है कैप्टन ऋतु भड़ाना, पर अभी मैं कैप्टन ऋतु कुमार सिंह बोलती हूँ अपने आप को। तो मैं एक एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर हूँ, लॉयर बाय प्रोफेशन, और जिसने इंडियन आर्मी की लीगल ब्रांच जो होती है ना, कोर्ट मार्शल्स करते हैं, हम लीगल एडवाइस देते हैं इंडियन आर्मी को, मैं उस ब्रांच से हूँ। और अभी फ़िलहाल एक चेंज ऑफ इवेंट्स की वजह से इन माई लाइफ एंड टर्न ओवर अ सडन रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स, करंटली मैं एक फिटनेस ट्रेनर की तरह काम कर रही हूँ। तो इंडियन आर्मी ने मुझे एक नया पैशन दे दिया अबाउट फिटनेस, जो मुझे हम्म। पहले कभी नहीं पता था। तो आई हेल्प मदर्स, न्यू मदर्स, ट्रांजिशन इनटू द फेस ऑफ मदरहुड, और कैसे वो बिना बैक पेन, बिना किसी प्रॉब्लम्स वगैरह के ना, कैसे दे बिकम अ फिट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि स्लिम वर्जन, मैं ना फिटनेस को पतला होने से नहीं नापती हूँ। सो मैं हमेशा ये बोलती हूँ फिट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड नॉट ओनली मॉम्स, आई फोकस कि आजकल का न्यूक्लियर सेटअप हो गया है, राइट? तो मेन एंड वुमेन बोथ शुड प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी एंड बी फिट टू हैंडल दैट मैराथन ऑफ बीइंग अ पेरेंट। सो दैट्स व्हाट आई डू नाउ। ग्रेट। और मुझे लगता है कि आज की डेट में ना हमारी नारी शक्ति को अभी रिपब्लिक डे देखा था लेटेस्ट वाला। या या क्या क्या समझ आया उसको देख के? Wow, it was like, oh my God, it was amazing. I think for the whole country, it was a very amazing Republic Day because सारी women contingent थी। औरतों को मोटरसाइकिल्स पे वो स्टंट करते हुए देखना, आई थिंक भारत में काफ़ी जगह, काफ़ी ऐसे स्टेट्स और सिटीज़ हैं या फिर ऐसे गांव हैं जहाँ पे कभी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि औरतें ये कर सकती हैं। तो ऑफ कोर्स दिस रिपब्लिक डे मार्क्ड एज वन ऑफ द मेन, आई वुड से, प्लेटफॉर्म फॉर रियल वुमेन एम्पावरमेंट। असली में जो वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है वो इस रिपब्लिक डे से पता लगा। ठीक है, तो आज नारी सशक्तिकरण पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में। ओके। बिकॉज़ आप एक एक्स आर्मी ऑफिसर हो। आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ माइंडसेट आया कि नहीं, आर्मी ही जाना है और इसी लाइन में फिर आगे ग्रो करना है? सो आर्मी ना, मेरे घर में कोई भी नहीं था, आर्मी में, पुलिस में, ऐसी जगह पे कोई नहीं था। लाइक मेरे घर वाले बड़े ही सिंपल से लोग हैं। तो हमारे जैसे किसी भी गांव में यूजुअल ना, सभी गांवों में आई थिंक यही माइंडसेट है, सरकारी नौकरी सबसे अच्छी। राइट? या तो बचपन से ना बच्चों को ये प्रिपेयर किया जाता है कि तुम्हें सरकारी नौकरी के लिए तैयार होना है। अब मैं वैसे तो गांव से बिलोंग करती हूँ, एक हरियाणा में, नवादा को हमारे गांव का नाम है, फरीदाबाद के अंदर ही। तो मैं एक गुर्जर कम्युनिटी से हूँ, ओके, इन फ्रॉम दिल्ली भड़ाना से, ना? I'm a बढ़ाना, या हाँ। राइट। सो हाँ। हमारी कम्युनिटी अब तो पढ़ लिख के काफ़ी हम लोग एडवांस हो गए हैं, बट देयर वाज अ टाइम जब मैं पैदा हुई थी, 1986 की बात है। तो बहुत ही कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में मैं पली बड़ी हूँ। तो अगर मैं बोलूँगी कि मेरे दादाजी पढ़ लिख के बाहर चले गए, वो हुँ। पीडब्ल्यूडी में सुपरिटेंडेंट बन गए थे। तो वो बाहर रहते थे, पर मैं मेरी फैमिली के साथ कुछ इनिशियल टाइम गाँव में रही हूँ। तो बहुत सुनने को मिली ऐसी चीज़ें कि लड़कियाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनती, हुँ। लड़कियाँ चिल्लाती नहीं हैं, लड़कियाँ एक टाइम के बाद शादी कर दो इनकी, नहीं तो किसके साथ भाग जाएगी। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं है, इसलिए नहीं कि वो एम्पावरमेंट हो जाएंगी, इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ा दिया तो उसके लिए लड़का ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हुँ। लड़के हैं ही नहीं पढ़े लिखे। दूसरी मैम बात, 1 मिनट रुकना, मुझे लगता है मैं ये वाला कैमरा ऑन करना भूल गया। ओह गॉड। नहीं, नहीं, ऑन है, है, ऑन है, ऑन ऑन है, है ना? अच्छा। हाँ, सॉरी गाइस, आज कोई है नहीं स्टूडियो में, तो मुझे ना अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है। यस मैम, या लड़के पढ़े लिखे नहीं है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए मैम। हाँ? नहीं, द होल, इट्स नॉट अबाउट विमेन। इन इन आवर कम्युनिटी, इन माय टाइम, द प्रॉब्लम ये थी कि पूरा कम्युनिटी में सिर्फ कुछ ही लोग होते थे जो पढ़ने जाते थे, हुँ। एक्सपोजर नहीं मिलता था, है ना? तो अब, और दूसरी बात ये कि भाई अगर लड़की को ज़्यादा पढ़ा दिया तो एक तो उसकी पढ़ाई में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, दूसरा उसके दहेज में भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो दहेज भी देना पड़ेगा, डबल डबल खर्चा, लड़की इज़ अ लाइबिलिटी। और कहीं ये मानसिकता ना शुरू से ये थी, मतलब मैंने अपनी मम्मी को शुरू से पर्दा सिस्टम में देखा है। वो मेरे दादाजी से घूंघट करती, हुँ। मेरी दादी घूंघट करती थी। तो मैं जब किसी शादी में जाती थी तो मैं देखती थी लड़का तो अपना बैठा है आराम से, और लड़की दिखाई नहीं दे रही होती थी। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े घूंघट से ढकी हुई ऐसे बैठती थी। मैं कई बारी, इट्स नॉट दैट कि किसी ने मुझे पुश किया कि इन चीज़ों को क्वेश्चन करो।
बट शायद मैं पैदा ही इसीलिए हुई थी चीज़ों को क्वेश्चन करने के लिए। तो बचपन से मुझे याद है मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करती थी कि लड़की ने क्यों घूंघट करा है, लड़के ने क्यों नहीं करा है। अब क्या था कि किसी ने एक्सप्लेन नहीं किए रियल रीजंस। हर कोई मुझे बोलता था कि ये रिस्पेक्ट है, घूंघट करना रिस्पेक्ट है। तो मैं बोलती थी क्या लड़के किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते क्या, वो क्यों नहीं घूंघट करते हैं? हम्म, राइट, बिकॉज लड़की के घूंघट करने से क्या रिस्पेक्ट है दूसरों की। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे बुरी लगती थी वो ये लगती थी कि घर की औरतें अपने घर के आदमियों से ही घूंघट करेंगी, अपने जेठ, अपने ससुर, बाहर जाके घूंघट हटा देंगी। क्या अपने घर के आदमियों से ही डर लगता है क्या उनको, जो उनको घूंघट करने की जरूरत है अगर मान मर्यादा की बात है तो मुझे चीज़ें बड़ी ही क्वेश्चनेबल लगती थी। और मुझे याद है कि मैंने एक बार जाके अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी मेरी मम्मी क्यों घूंघट करती हैं आपसे, आपने उनको ऐसे क्यों बोल रखा है, पापा क्यों नहीं करते घूंघट? तो मेरे दादाजी के पास जवाब नहीं था और उन्होंने मुझे बोला, मैं तो नहीं कहता इसको, इसको बोल ये घूंघट बंद कर देगी। और धीरे धीरे मेरी मम्मी आज मेरे दादाजी से घूंघट नहीं करती है, फाइनली। फाइनली। आज वो आपस में बात भी करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो ओल्ड होने लगे उनका ध्यान रखने के लिए कौन रखेगा ध्यान, मेरी मम्मी उनका ध्यान रखती हैं। अब वही अगर घूंघट में रहेंगी, वही उनसे बात नहीं करेंगी, तो घर के बड़ों का ध्यान कैसे रखेगी औरत? तो शी स्पीक्स नाउ, शी इज़ ओपनड अप। एंड आई थिंक इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट, बट इनिशियली जब मैं छोटी थी तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं ये नहीं बोलूँगी। उन्होंने मुझे बहुत पुश दिया। बट गांव के आसपास के लोग और हमारे रिश्तेदार, बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं जब मैं आगे बढ़ रही थी हम्म। कि इसकी शादी के लिए पैसा बचाओ, है ना, इसको पढ़ा क्यों रहे हो। मुझे याद है मैं 7th क्लास में थी, मैंने एक फ्रॉक पहना हुआ था और किसी ने पॉइंट आउट किया कि अब लड़की बड़ी होगी, इसको सलवार कमीज़ पहनाना शुरू करो। एंड सडनली मेरी मॉम को क्या हुआ, उन्होंने मेरे पीछे पड़ गई, तुम अब से सलवार कमीज़ पहनो, है ना। तो एक छोटी बच्ची जो होती है ना, लड़की, उसको नहीं पता होता कि एक लड़की लड़का होना क्या होता है, नहीं पता होता। बचपन में वो अगर आप मतलब, मैं अब मेरी छोटी 2 बेटियां हैं, तो मेरी छोटी वाली बेटी 5 साल की है, बड़ी वाली 9 साल की है। अगर मैं उनको बोलूंगी ना चलो भाग के दिखाओ, वो अपने पूरे जोश से भाग के दिखाएंगी, है ना, अच्छी तरीके से। हम्म। बट अगर आप किसी से पूछो लड़कियां कैसे भागती हैं, तो ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे। यू नो दैट फेमिनिन, वो कि लड़कियां दबी हुई ही होती हैं। एक छोटी बच्ची को नहीं पता होता, वो अपने खुले आम रहती है, उसको दबाया जाता है बाय द सोसाइटी, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन लगाती है सोसाइटी। तो वही रिस्ट्रिक्शन मुझ पे लगने शुरू हुए धीरे धीरे। एंड एज द प्यूबर्टी कम्स, तो आपको आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में इतना ज़्यादा कॉन्शियस कर दिया जाता है कि आप और घबरा जाते हो, ओ माई गॉड मुझे सब कुछ ढकना है, ओ माई गॉड मुझे ऐसे रहना है। और वो सेम चीज़ें लड़कों पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो यू मुझे नो। लगता है लड़की अगर आप अभी जैसे पुराने जमाने की बात करी, हम्म। पुराना जमाना नहीं मतलब गांव की बात करी, मैं भी गांव से ही हूँ। हम्म। बिल्कुल 100% जो आपने बोला बिल्कुल फैक्ट है, बट आप आज की डेट में सोच के देखो, कहीं ना कहीं ये थॉट, ये मेंटालिटी, ये सब कुछ सोच ही तो है देखो कि ऐसा सोच बना दिया है। हम्म। आप क्या बोलोगे इस बारे में? मैंने इस बारे में ना काफ़ी पूछने की कोशिश करी, क्योंकि अगर हम अपने पुराने उस पे जाएं इतिहास पे, तो विमेन वर वेरी फ्री, है ना। अगर आप मंदिरों में वो कार्विंग्स देखें तो देखें, जब बात होती है रानी लक्ष्मीबाई की, शी वाज सो एम्पावर्ड, एंड सडनली ऐसा क्या हुआ कि विमेन को घूंघट में रखा जाने लगा। तो देयर वर वेरी इन्वेडर्स, आई विल नॉट नेम बिकॉज समटाइम्स ये कंट्रोवर्सीज कॉज होती हैं। तो जब इन्वेडर्स इंडिया में आए थे, तो उन्होंने टारगेट विमेन पे किया था, क्योंकि विमेन यूजुअली घरों में रहती थी। प्रोटेक्टर्स यूजुअली उस टाइम पे मेन ही होते थे, राइट। हम्म। विमेन कभी भी फोर्सेस में बहुत लिमिटेड होती थी। तो उन्होंने उन पे अटैक किया, तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैन हाउ वुड यू प्रोटेक्ट अ वुमेन। तो उस टाइम पे उन्हें इन्वेडर से बचाने के लिए उन्होंने अपनी औरतों को ढकना शुरू कर दिया, राइट, क्योंकि उस टाइम पे वो रिक्वायर्ड था फॉर देयर प्रोटेक्शन, राइट। बट वो टाइम चेंज हो गया, इन्वेडर्स चले गए, बट वो माइंडसेट कंडीशनिंग वही रह गई। अब हम्म। आज भी लोग घूंघट प्रथा फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं? कोई रीजन ही नहीं है। किससे बचना है तुमको घूंघट करके? जिसका दिमाग खराब है वो तो घूंघट क्या ढके हुए शरीर पे भी कुछ ना कुछ कर सकता है, राइट। राइट। और घर में घूंघट, बाहर वालों के आगे खुले और घर में घूंघट क्यों? घर के आदमी तो सबसे ज्यादा आपको प्रोटेक्ट करते हैं ना, है ना। हम्म। तो इसी एनवायरनमेंट में रहते रहते ना एक खिजल सी मचने लग गई थी मुझे, इरिटेशन होती थी। तो बार बार जब भी कोई मुझे कहता था ना, ये लड़की है तू ऐसे नहीं कर पाएगी, ये लड़की है तू ऐसे नहीं कर पाएगी, मुझे तो था भाई अब तो मैं सब कुछ करके दिखाऊंगी, मैं हम्म। लड़की हूँ। और ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया। कई बार लोग बोलते हैं ना कि दोस्त खराब होते हैं, इन्वायरमेंट खराब है, लड़की बिगड़ रही है। नहीं, मेरे अंदर तो अंदर से ही कुछ था, बचपन से ही पैदा हुई थी, तब से ही एक एक पैशन था कि भैया कुछ करके दिखाना है। तो मैं
मुझे याद है कि हमारा ना एक कंपटीशन था जहाँ हमें एक टॉपिक दिया गया कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, और हमें इम्प्रॉम्प्टू बोलना था। तो उस टाइम पे किरण बेदी वाज द, आई थिंक शी हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल यंग गर्ल्स, लाइक मेरी राइट। एज की लड़कियों के लिए तो शी वाज। तो जब पता लगा कि भाई पहली आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी बनी है, तो उनके बारे में बड़ा सुनते थे। तो मैंने बोल दिया कि मैं भी ना पुलिस ऑफिसर बनूंगी, बिना सोचे समझे। हुँ, तो उस टाइम पे था कि पावर चाहिए, है ना, बीइंग अ फीमेल दैट्स द हुँ, ओनली वे आई कैन प्रूव माई वर्थ। धीरे धीरे चलता रहा, मैंने वकालत करी, उसके बाद मैंने लॉ करी, मैं लॉयर बनी। एंड मुझे लॉ पढ़ के बहुत मजा आने लग गया, बिकॉज लेट मी टेल यू, लॉ इज ऑल्सो अ फील्ड विच इज़ वेरी एम्पावरिंग फॉर वेमेन। लाइक एक औरत के लिए ना, आप कोर्ट में जाओ, जिरा करो। तो मेरे घर वाले मजाक उड़ाते थे, पहले कम थी, इसको वकालत करके हमने और गलती कर दी, अब और जिरा करना सीख गई है। हाँ। तो कहते थे ये पहले ही कम नहीं थी, अब और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है। बट उसके बाद फिर इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन आया, और मैं 21 साल की हो गई थी, और ये बोलना शुरू हो गया था आसपास वाले लोगों का, क्योंकि मेरे आसपास की सभी लड़कियों की 16-17 साल में शादी हो गई थी, अब बची मैं। हुँ, मेरे से छोटे छोटे वालों की भी शादियां हो गई। अब सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अब ये लड़की भाई बुढ़ी हो गई है, कब शादी करोगे, लड़का नहीं मिलेगा। तो मेरे घर वाले भी पीछे पड़ गए, रिश्तेदार भी पीछे पड़ गए। और मैंने सोचा मैं क्या करूं यार, मैं तो अभी तक कुछ बनी भी नहीं हूँ लाइफ में, मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मुझे शादी ही नहीं करनी इससे पहले। तो मैंने सोचा यार अब तो कोई एस्केप ढूंढना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू फाइंड एन एस्केप, आई नो, लोगों से जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आपने फौज क्यों ज्वाइन करी, लोग बोलते हैं बिकॉज आई एम पेट्रियोटिक, बिकॉज मेरे को फौज में जाना था, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। आई बिलीव देश से हर कोई प्यार करता है, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, सब लोग करते हैं अपने देश से जहाँ पर रहते हो। राइट। आई वॉज क्वाइट फ्रैंकली फाइंडिंग एन एस्केप, कि मैं इस रूढ़िवादी इन्वायरमेंट से कैसे भाग के एक ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मुझे वो रियल एम्पावरमेंट मिले। इसलिए मैंने इंडियन आर्मी के फॉर्म भरे। लकीली माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी, मेरे दादा दादी, क्योंकि एक अंकल मेरे पापा के फ्रेंड थे, वो हमारे घर आए, मुझे आज भी वो दिन याद है। आई एम सो हैप्पी दैट ही केम दैट डे, और उन्होंने बोला कि जैग ब्रांच है, लॉ लीगल ब्रांच है इंडियन आर्मी की, इसको आप फौज में भेजो, बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं वहाँ गई, और जब मैं एसएसबी में गई तो लोगों ने बोला, एसएसबी इलाहाबाद मेरा सेंटर आया था, तो बोला कि इलाहाबाद से तो अमिताभ बच्चन को निकाल दिया था, एपीजे अब्दुल कलाम जी को निकाल दिया था, तेरा क्या सिलेक्शन होएगा वहाँ पे। हुँ, ठीक है, और मैं तैयार भी नहीं थी, कोई फौज में था ही नहीं घर में, किसी ने बताया नहीं भाई एसएसबी क्या होता है, क्या पेपर होता है। मैं वहाँ गई, और मैं जो थी मैंने वो दिखाया। मुझे आज भी याद है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मुझसे पूछा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, और मैंने उनको बोला कि मैं इंडियन आर्मी इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ कि जब वो 2 सितारे मैं अपने कंधों पे पहनूंगी ना, तो मेरे घर में ना कोई है नहीं फौज में। तो मेरा ना, लाइक, मेरे गाँव का नाम रोशन होगा, और सब लोग बोलेंगे ओह लड़की भी पहन सकती है सितारे। वाह! फिर मैंने उनको ये बोला कि मेरे घर में शादी की बात चल रही है, और मैं शादी अभी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ दैट आई जॉइन समथिंग जहाँ से मुझे वो एम्पावरमेंट मिले, और मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी वो जगह है। फिर मैंने उनको ये भी बताया कि द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अटैच टू इंडियन आर्मी आर सो अमेजिंग, आई हैव हर्ड कैंटीन में सस्ता सामान मिलता है, मैंने ये भी बोल दिया उनको। आई वॉज बींग रॉ, द इंटरव्यूइंग ऑफिसर वॉज स्माइलिंग, एंड आई थिंक मी बीइंग द रियल वर्जन ऑफ मी, जो मैं थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी कोई शुगर कोटेड बातें नहीं करी वहाँ पे। एंड टू एवरी वन सरप्राइज, टू माई सरप्राइज ऑल्सो, आई मेड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन एसएसबी इलाहाबाद। मेरा नाम वहाँ से रिकमेंड हुआ, और मैं ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में भी आ गई, और उसके बाद ट्रेनिंग पे गई, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री, आई बिकेम एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। परफेक्ट। अभी आपने एक बात करी कि जब आप फ्रॉक पहनते थे फिर सलवार कमीज पे आ गई। आई हम्म। थिंक अगर हम बात करें बॉयज एंड गर्ल्स की, हम्म। ठीक है, तो देर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि लड़की पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम्म। लड़के पे उतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि चलो लड़का है इसका मन करेगा जो भी कर लेगा। अब हम्म। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ और आप ये मैसेज दोगे सोसाइटी को कि जो पेरेंट्स अभी आपको देख रहे हैं, जो लड़का लड़की आपको देख रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है कि आप रिस्ट्रिक्शन किन किन चीज़ों पे करो। अगर अभी करियर की हम बात कर रहे हैं, ठीक हम्म। है, आपका करियर कहाँ से कहाँ गया जस्ट बिकॉज ऑफ हम्म। यू, कि आप हम्म। अपने लिए खुद लड़े हो अपनी फैमिली हम्म। से, हम्म। क्या बोलोगे ऐसे पेरेंट्स को? क्वाइट फ्रैंकली आई थिंक रिस्ट्रिक्शन पेरेंट्स तब लगाते हैं जब वो प्रोटेक्टिव होते हैं। पेरेंट्स को जनरली, बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे बच्चे बने जिनके अपने ओपिनियंस हों, जो स्ट्रॉन्ग हों, और लाइफ को हैंडल कर सकें, तो लेट देम फिगर आउट सर्टेन थिंग्स। एज अ पेरेंट आप उनकी बैकिंग रहो, और उनको ये बोलो कि कर गलती हम देख लेंगे, हम्म, राइट। कमिट मिस्टेक्स, जैसे यूजुअली पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अगर अपनी मर्जी से लड़के से शादी करे, लड़की लड़के से शादी करेगी, अपनी मर्जी की लड़की से शादी करा, तो हमारा नाम भूल जाना।
हमारे घर वापस मत आना, हम्म, और कल को तेरा डिवोर्स हो जाए या तेरी लाइफ खराब हो जाए तो तब तू पछताएगा। व्हाट इफ द पेरेंट्स स्टार्ट सेइंग कि जा अपनी पसंद की लड़की से शादी कर, अपने पसंद के लड़के से शादी कर, और जब कुछ खराब हो जाए ना तो बेटा वापस आ जाना, हम अभी भी यहीं हैं। व्हाट इफ द पेरेंट्स स्टार्ट सेइंग दिस सच थिंग्स, है ना? तो रिस्ट्रिक्शन लगाने से आप अपने बच्चों से और दूर हो जाते हो, और आप इमोशनली और मेंटली अनस्टेबल बच्चे बना रहे हो। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे बट उनको ये बोलोगे कि हाँ हम हैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, तो बच्चे इमोशनली और मेंटली स्टेबल बनेंगे। साथ ही में जब वो थोड़ा रिस्क लेंगे, कुछ काम करेंगे, तो वो और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, व्हाट आई फील। With regard to restriction on girls, of course, it has a lot to do with your mindset and conditioning. वो मुझे लगता था कि मेरे ज़माने में ख़त्म हो गई हैं, बट आज भी जब मैं यंग लड़कियों से बात करती हूँ तो वो मुझे सेम इंसिडेंट्स बताती हैं जो मेरे साथ हुए थे। तो मुझे लगता है ज़माना अभी भी बदला नहीं है। एंड जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट कि लड़की को 18 साल का करो और फिर उसको एम्पावर करो। विमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द एज द गर्ल हैज़ बीन born. लेट हर गो आउटसाइड, उसको गाड़ी चलाना जल्दी सिखाओ बिकॉज इट्स अ नेसेसिटी। जिस राइट। तरीके से खाना बनाना नेसेसिटी है, उसको गाड़ी चलाना भी जाना ज़रूरी चाहिए। अब लड़कियां बाद में सीखती हैं। आजकल के ज़माने के लड़के तो खुश होंगे अगर उनकी बीवी को गाड़ी चलानी आती होगी। वाई नॉट? लाइक उनको लगेगा यार किसी दिन मैं भी घर पे बैठूं, तू जाना अपना काम करके आ। बिल्कुल। वाई शुड आई ड्राइव द कार ऑल द टाइम? तो आजकल का तो ज़माना ऐसा है दैट विमेन एंड मेन बोथ टुगेदर कंबाइंड कैन क्रिएट अ गुड एम्पायर, है ना? कि कभी औरत हेल्प कर रही है, कभी आदमी हेल्प कर रहा है, दोनों एक साथ एक अच्छा जीवन शैली चला रहे हैं। अब वो तभी पॉसिबल है जब दोनों को इक्वली काम आते हों। तो वो बचपन से ही अगर हम शुरू करें कि लड़की को डर ना लगे कि वो पहाड़ी पे चढ़ाओ, उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में डालो। फिजिकल एक्टिविटीज़ आर नॉट ओनली फॉर बॉयज़ बट दे आर मोर नीडेड फॉर गर्ल्स। कहते हैं लड़कों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उनको स्ट्रांग बनना है, प्रोटेक्ट करना है। मैं बोलती हूँ लड़कियों के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है बिकॉज उनको आगे माँ बनना है। अपने पेल्विस पे इतना भार डाल के 9 महीने बच्चे को रखना है, माँ बनने के बाद इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ में आती हैं। आप एक बच्चे को उठा उठा के चल रहे हो, घर का कई बार सिलेंडर उठाना है, चीज़ें उठानी है, तो मैक्सिमम ये कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटने दर्द ये औरतों को ही क्यों होते हैं? बिकॉज राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग दे आर नॉट फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने अपना आर्मी का ट्रेनिंग का कुछ आपके साथ में हुआ होगा, तो आपने पूरा एक्सप्लेन किया था कि यू आर नॉट फिजिकली फिट जितना बाकी सब कर पा रहे थे, और फिर आपके सीनियर ने आपको काफी डांट भी लगाई थी। वो वाला किस्सा थोड़ा शेयर करो ना, कहाँ पे आप वीक पड़ रहे थे फिजिकली? सो वैसे तो मैं गाँव से हूँ तो ऐसा नहीं था, मैं हम्म, बिंदास थी, बट हम्म, इतना कभी मैंने फिजिकल एक्टिविटी करी ही नहीं थी। वहाँ पे थी एनसीसी के कैडेट्स आए हुए थे, मुझे याद है। बट उसके बाद जो मेरी लाइफ में वो बहुत ही अच्छा था। तो हमारा एक 5 किलोमीटर्स का बैटल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें आप बैटल लोड लेते हो और आपको 5 किलोमीटर भागना होता है। तो मैं अपने जो कंपनी जो हमारा टेस्ट था, पर्सनल टेस्ट थे, मेरे सारे टेस्ट हो गए क्लियर। स्विमिंग लास्ट अटेम्प्ट में हो गया, बाकी सब भी मेरा सेटिस्फैक्ट्री गुड में करके हो गया। एक्सीलेंट तो मैंने शक्ल ही नहीं देखी थी कभी एकेडमी में। हम्म, तो हमारी एक डायरेक्टिंग स्टाफ कहते हैं, डीएस कहते हैं, तो वो मेरे पास आई और ये कंपनी इवेंट था। यहाँ पे कंपनी का जीतना या हारना डिपेंडेंट था सबकी परफॉर्मेंस पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ए भड़ाना, लाइक सर नेम्स बोलते हैं वहाँ पे, कोई फर्स्ट नेम से, ए भड़ाना तू पास तो हो जाएगी ना? तो शी केम ओनली टू मी बिकॉज उनको पता था इसका पता आता पता नहीं है। तो शी केम टू मी, ये बढ़ाना तू पास तो हो जाएगी ना, स्विमिंग में तो तेरा इतना बुरा हाल था, आज क्या करेगी? तो मैं बड़े जोश में थी, मैंने कहा यार अब सितारे तो लगने वाले हैं, 1 महीने की बात हो रही है, ट्रेनिंग ऑलमोस्ट खत्म है। मैंने बोला मैम मैं एक्सीलेंट में आऊँगी। एंड शी वाज लाइक शी स्माइल्ड लाइक दैट एंड शी सेड तू बस पास हो जा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट रहने दे। उन्होंने जब ऐसे बोला मुझे, आउट ऑफ सो मेनी कैडेट्स शी पिन पॉइंटेड मी, मुझे तो यहाँ लग गया, इतना मुझे बुरा लगा। आई वाज लाइक ओ गॉड, वाज आई सो बैड कि ये सोचती हैं कि मैं तो कंपनी इवेंट में भी फेल हो जाऊंगी। मैं कहा भाई आज तो एक्सीलेंट में आना ही आना फिर है। तो गुज्जर मैं गुज्जर बाहर आएगा। अंदर का गुजर बाहर आ गया। हाँ, एंड फिर क्या हुआ कि मैंने अपनी कंपनी की जो सबसे ही अच्छी रनर थी, हमारी मेरी 2 कोर्समेट्स हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, रीना, एंड मैंने उसको जाके बोला कि रीना तो मुझे प्लीज़ आज छोड़ियो मत यार, मुझे अपने साथ भगा। उसने कहा हाँ हाँ तू चल। तो मैंने बोला कि यार देख मुझे कैसे बोल गई है, आज तो मुझे अपने आप को प्रूव हम्म, करना है। मैंने कहा तू मुझे छोड़ियो मत, अगर मैं रुकूँ ना तो मुझे खींच लियो। एंड शी वाज लाइक ओ माय गॉड, लाइक आई हैव स्टिल इंडेटेड टू हर। एंड उस दिन हम भागना शुरू हुए और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि आज तो मैं नहीं रुकूंगी ना, आई नीड टू कम इन एक्सीलेंट टुडे, भाई आज तो बेइज्जती हो जाएगी।
मैं भागती रही, भागती रही, भागती रही। बीच में ऐसे मोमेंट्स आए जहाँ मुझे लगा कि गिव अप कर दे, फिर भी मैं भागती रही बिकॉज़ वो एक गोल था कि भाई आज तो एक्सीलेंट में आना ही आना है। मैं कभी नहीं आई थी इससे पहले एक्सीलेंट में। मैं भागती रही, भागती रही, भागती रही। रीना मेरे साथ ही थी। मैंने सोचा आज इसका पीछा नहीं छोड़ूँगी, जितनी तेज़ ये भागेगी इसके हुँ। साथ भागूँगी चाहे मैं मर जाऊँ आज। इतना भागी, इतना भागी, इतना भागी, मतलब बंद हो गया अब शरीर में पेन फ़ील होना बंद हो गया एक मोमेंट के बाद ना, बॉडी इतनी वार्म अप हो गई थी। बिकॉज़ फ़ोकस इतना डायरेक्ट हो गया था दिमाग पे, पॉइंट पे कि मुझे एक्सीलेंट आना है, कि सारे दर्द फ़ील होने बंद हो गए थे। क्योंकि वो रेज था अंदर से कि मुझे कैसे बोल दिया कि मैं एक्सीलेंट में नहीं आ सकती। एंड विदिन नो टाइम आई वाज़ स्टैंडिंग इन द एक्सीलेंट एन्क्लोज़र और मैं पहले 2 जनों में थी वहाँ खड़ी हुई। टू माय ओन अटर शॉक। एंड उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि दैट माय ह्यूमन बॉडी कैन एक्चुअली डू एनीथिंग। ऑल आई नीड टू डू इज यहाँ से मुझे प्रिपेयर होना है। हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी, हुँ। तो ट्रेनिंग के टाइम पे मैं काफ़ी चीज़ें नहीं करी, बट ट्रेनिंग के बाद जो मैंने अपनी लाइफ में इस रूल को अप्लाई किया, आई थिंक इट वाज लाइफ ऑल्टरिंग। दैट ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट प्रिपेयर माई माइंड, दैट्स इट। बट एट द सेम टाइम आई थिंक द रियल फिटनेस इज इन योर ब्रेन। यहाँ होती है रियल फिटनेस। जो यहाँ से हार मान जाता है ना, लाइक अगर कोई कितना बड़ा पहलवान भी है ना, अगर वो यहाँ से हार मान गया तो वो कभी जीत नहीं सकता। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं कि बिल्कुल पतले सुखड़े पर जान लगा दी तो भाई वो अच्छे खासे इंसान को भी हरा देंगे, क्योंकि इट्स ऑल हियर। यहाँ से गिव अप नहीं करना। वो एक सेइंग है ना कि जब बैटल फील्ड में होते हैं, तो जब वॉर हो रही होती है, तो वॉर जमीन पे हारने से पहले ना सैनिक अपने दिमाग में वो वॉर हारते हैं। तो पहले आप हार अपने दिमाग में मानते हो। तो जितनी भी लड़कियां ये बात सुन रही हैं, अपने दिमाग में हार मत मानना। बिकॉज आई फील जो एक औरत अपने अंदर एक 9 महीने एक बच्चा नया ह्यूमन क्रिएट करके उसको पाल सकती है, क्या उसके अंदर इतनी मेंटल रिजिलियंस नहीं है कि वो बाकी लाइफ की चीज़ें हैंडल कर पाए? आई थिंक विमेन आर वेरी मेंटली स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा, मैं इस पे इमोशनली भी। राइट, मैं इस पे आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अभी हाल-फिलहाल में एक बैंगलोर का केस हुआ था। हम्म। उस फीमेल ने क्या किया, आई थिंक उसके बेटे की एज होगी 4 या 5 साल का, या। ठीक है? एंड शी इज़ वेल एजुकेटेड, हम्म। वेल डिसिप्लिन्ड, और अगर फाइनेंशियली कभी बात आती है ना कि यार औरत औरत है यार, पैसा नहीं होगा, हम्म। फाइनेंशियली भी शी इज़ मतलब अप टू द मार्क। हम्म। उसने अपने बेटे को मार दिया। हम्म। तो मेंटल हेल्थ वुमेन्स की कहाँ जा रही है? आ, सी इस केस पे मैं एज सच अपनी टिप्पणी मैं इसलिए केस पे नहीं। टिप्पणी नहीं मांग हाँ, रहा हूँ, राइट। ठीक है? मैं सिर्फ एक केस स्टडी आपको बताया। या। अब मे बी कुछ भी रीज़न हो सकता है, हाँ। बट मारने वाला नहीं हो सकता ना? सी देखो, ये कोई पहला केस नहीं है। आई डोंट नो उनके रीजंस हुँ, क्या थे, बिकॉज जब तक वो चीज़ खुल के नहीं आएगी आई थिंक हम कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंच सकते। बट ये ऐसे केसेस बहुत हो चुके हैं जहाँ पे एक माँ अपने बच्चों को हर्ट करती है, और उसको कहते हैं ना, माँ ही असैनी हो गई, अपने बच्चों को मार दिया, देसी लैंग्वेज में ऐसे हुँ, बोलते हैं। तो ये अपने बच्चों को, ये तो जान से ख़त्म कर दिया। आप ये तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया। बट जो डेली यूज़ में माँ अपने बच्चों को ज़ोर-ज़ोर से तड़ाके मार के थप्पड़ पीटती हैं, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उन पे निकालती हैं, क्या वो कम है? लाइक यहाँ तो बच्चे ने अपनी जान ही खो दी। क्या जान खोने का वेट करोगे? इमोशनली जो डैमेज माएँ करती हैं अपने बच्चों को पीट-पीट के सारा फ्रस्ट्रेशन निकालना, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। रीज़न बीइंग that they all are suffering from a lot of stress which leads to postpartum depression. हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में ना तो कोई बात करता है, और इसको बोल दिया जाता है कि ये तो चोचले हैं, हुँ, नई ज़माने की लड़कियों के चोचले हैं। पर सिर्फ नई ज़माने नहीं, ओल्ड ज़माने की भी औरतों के साथ ये प्रॉब्लम्स हुई थी। इसी का रीज़न है कि उन्होंने सारी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे निकाली थी। बहुत टाइम बाद मेरी मदर ने ये बात एक्सेप्ट करी कि तू सच बोलती है। उस टाइम पे कोई हेल्प नहीं करता था तुम दोनों के साथ। तुम दोनों 2 साल के गैप में पैदा हो गए थे, माय ब्रदर एंड मी। एंड मेरी मदर घर का पूरा काम करती थी, दादा-दादी को देखती थी। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती थी, सब लोग ये बोलते थे कि ए इसका बच्चा ऐसे पड़ा है, देख नहीं रही है। कहती इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी कि सारी फ्रस्ट्रेशन आके तुम दोनों बच्चों पे निकल जाती थी। तो मेरी मम्मी को आज जब वो 60 साल की होने वाली है, उनको रियलाइज़ हुआ कि उस ज़माने में वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफ़र कर रही थी जब मैंने इसके बारे में बात करनी शुरू करी। तो औरतें कहती हैं ना कि ये सब नई लड़कियों के चोचले हमने भी तो सहा है। भाई सहाना बहादुरी, सहना बहादुरी नहीं होती। आपको दर्द को सहते रहना, फ्रस्ट्रेशन को सहते रहना बहादुरी नहीं है। उसके बारे में बात करना बहादुरी है। ओनिंग अप दैट हाँ, आफ्टर बिकमिंग अ मदर आई एम नॉट कंफर्टेबल। आफ्टर बिकमिंग अ मदर मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। और जैसे हस्बैंड ध्यान देते देते इतना मल्टी सी, हमारा ब्रेन ना एक टास्क करने के लिए बना है। अब विमेन आर मल्टी टास्कर्स मेड बाय सोसाइटी, है ना? बच्चे भी देखने हैं,
घर को देखना है, घर हम्म। का सारा काम करना है, आपकी बॉडी कंप्लीटली चेंज हो गई है ना? आप मोटे हो गए हो, आपको वेजाइना में आपके पेन हो रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आपके घुटने पेन कर रहे हैं, आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई हैं, बिकॉज डिलीवरी के टाइम पे इतना ब्लड लॉस हो जाता है दैट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आर देयर। अब उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, पर ये कह रहे हैं कि 40 दिन में तो हम खड़े हो गए थे, तुम भी खड़ी हो जाओ। वो बेचारी अपना सारा काम खुद करिए, इतना ब्रेन कब तक हैंडल करेगा उसको? एंड शी सफ़र्स फ्रॉम अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। अब क्या निकलता है, यूजुअली क्या होता है ना, कि आप भी एज एन इंडिविजुअल या मैं भी एज ए इंडिविजुअल, जब हमसे कोई बड़े ओहदे पे होता है ना, तो हमारी हिम्मत नहीं होती उस बंदे को टच करने की। पर जैसे ही हमें अपने से कोई नीचे, हमारी एनर्जी से नीचे वाला मिलता है ना, हम उसको ईजिली सप्रेस कर पाते हैं। इफ़ यू नोटिस दैट सप्रेशन हैज़ ऑलवेज हैपन टू अंडर प्रिविलेज्ड एंड पीपल जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए थे, राइट? हम्म। कभी ऐसे लोगों का सप्रेशन हुआ है जो बहुत स्ट्रांग थे। अब इस केस में फैमिली में सबसे ज़्यादा सप्रेस्ड वाला कौन सी पॉपुलेशन है? बच्चे। बच्चे बोल नहीं सकते, बच्चे कुछ कह नहीं सकते, तो माँ का फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकले? पति को कुछ बोलेगी तो पति उल्टा उसके ऊपर चढ़े आएगा, सास को बोलेगी सास उसको ले, तो कहाँ निकलता है एक माँ का फ्रस्ट्रेशन जाके सारे बच्चों पे? पीटना बच्चों पे शुरू कर देते हैं। एक जनरेशनल साइकिल बन गई है, बिकॉज अगर एक माँ की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी ना, तो आगे की सारी जनरेशन्स की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। एंड नो बडी टॉक्स अबाउट दैट। वो बोलते हैं कि हैंडल नहीं कर पा रही है। इट्स अ रियल इशू। पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज अ रियल इशू बिकॉज आई हैव सफर्ड फ्रॉम इट। देर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ वेन आई हेटेड माई ओन बेबी। ये फेज़ तकरीबन 2 महीने तक, 2-3 महीने तक चला था। और मैंने इसके बारे में अपनी मदर इन लॉ और अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि यार मुझे ना मेरे बच्चे से कनेक्शन फील नहीं हो रहा है। मतलब मैं अपनी फर्स्ट डॉटर को पैदा करने से पहले मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि ना मेरा बेबी होने वाला है, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। एंड द मोमेंट द डॉक्टर गेव माई डॉटर इन माई हैंड एंड आई लुक्ड एट हर एंड आई वाज लाइक, इज शी रियली माई बेबी? लाइक मुझे वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा था 2-3 महीने। मुझे मेरे बच्चे से, आई लव हर, लाइक आई एब्सोल्युटली लव माई किड्स ऑफ कोर्स बीइंग अ मॉम, बट वो एक ऐसा फेज था जहाँ पे मैं अपने बच्चे से ही कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। और एक दिन मुझे याद है कि मेरे को इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई, मैंने अपने बच्चे की पिटाई भी कर दी थी। लाइक शी वाज स्मॉल, शी वाज जस्ट 6 months ओल्ड, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया था। मुझे आज तक उस चीज़ का गिल्ट फील होता है दैट व्हाई डिड आई डू दैट। बट आई थिंक दैट वाज अ स्टेज जहाँ मैं सफ़र कर रही थी और मुझे खुद नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। देन एट अ लेटर स्टेज वी रियलाइज दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम पोस्टमार्टम डिप्रेशन। मैं उस टाइम आर्मी में सर्व कर रही थी। मेरा काम हैम्पर होने लग गया था। आई रिमेंबर जो मेरी इमीडिएट बॉस थे, उन्होंने मुझे आके बोला कि तेरे को ना कुछ मेमोरी इशू हो गया, तू बादाम खाना शुरू कर। उन्होंने मुझे ऐसे हम्म। बोला मजाक में। बिकॉज पोस्टमार्टम डिप्रेशन को सिर्फ उस डेट में तो कुछ समझते नहीं थे, आज की डेट में भी कोई नहीं समझता। इट्स नॉट अ रिकॉग्नाइज टॉपिक। सो व्हेन अ मदर गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, उसका खुद का अपना जन्म हो रहा होता है, वो भी मेंटली और फिजिकली वीक हो जाती है। शी रिक्वायर्स ऑल अटमोस्ट सपोर्ट। तो आपके घर में अगर कोई नई माँ है या ऐसी माँ है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आई से एज अ फैमिली मेम्बर गिव हर सम टाइम। कभी बच्चों को आप गोद में ले लो, है ना? कितने टाइम मुझे याद है कि मुझे नहाने का टाइम नहीं मिलता था। लाइक इट वाज सो टफ। कितनी बार मैं अपने आप को बाथरूम में लॉक करके बैठती थी, पीस के लिए, बच्चों को रोता हुआ छोड़ हम्म। के, कि मुझे शांति मिले थोड़ी सी, मैं परेशान हो गई। अब पुराने ज़माने में जॉइंट फैमिलीज होती थी, बच्चे इधर उधर करके पल जाते थे। अभी न्यूक्लियर सेटअप है। और एक जो टाइम ऐसा आ गया है परम, कि अभी इतना कंफ्यूज्ड हो गई है औरत कि हमें पढ़ाई पढ़े हैं तो हमें अपने एम्बिशंस को भी फुलफिल करना है, मुझे करियर में कुछ ना कुछ बनना है। अब माँ बन गई है, तो वो जो फीमेल हार्मोन्स है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे अंदर का, सारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स इतने ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो मदरहुड वाली केयर प्रोटेक्शन आ जाता है, राइट? तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट भी करना है। देन यू आर नेचुरली अ केयर गिवर। लाइक मैंने अपने अंदर ये चेंज देखा कि जब मैं माँ बनी, उसके अंदर मेरे अंदर नेचुरली चीज़ आ गया कि आई शुड टेक केयर ऑफ माई होम, आई शुड टेक केयर ऑफ थिंग्स। मैं आई एम अ वेरी फैमिली पर्सन, फैमिली ओरिएंटेड ना। ऐसी स्टेट में मोस्ट ऑफ द लेडीज पहुंच जाती हैं। अब वो क्या बन जाती हैं आजकल के ज़माने में? वो बन जाती हैं कंफ्यूज्ड एम्पावर्ड वुमेन। सो सोसाइटी की नज़रों में वो एम्पावर्ड है, बट वो कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो एक मल्टीटास्कर है। उसको सब कुछ करना है। अब उसको घर भी देख रही है। अब उसको अपने एक गिल्ट फीलिंग हो रही है, यार अभी मैं मैटरनिटी लीव पे चली गई हूँ, अब मेरे को कहीं काम नहीं मिलेगा या मेरी उतनी रिकग्निशन नहीं होगी प्रोफेशनल फ्रंट पे। अगर वो प्रोफेशन मैटरनिटी लीव के बाद अपनी जॉब पे जा रही है, तो फिर वो इस गिल्ट फीलिंग में है
कि यार मेरे बच्चे को कौन देख रहा होगा पीछे से, क्या उसने खाना खाया कि नहीं खाया। देन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं अपनी प्रोफेशनल किसी विजिट पे थी और मेरे घर में एक बहुत फंक्शन था, वेरी क्लोज फंक्शन, और मैं वहाँ पे सबसे आखिर में पहुँची थी, सबसे आखिर में। मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी मेरे जॉब से, जैसे तैसे करके रिक्वेस्ट करके मैं वहाँ पहुँची। बट आई अंडरस्टैंड दैट फैमिलीज शुड अंडरस्टैंड, बट उस टाइम पे मेरी फैमिली वॉज फ्यूरियस कि ऐसी भी क्या नौकरी होगी तो घर के फंक्शन नहीं अटेंड कर पा रही है। एट दैट एंड द बॉस वॉज फ्यूरियस कि तुम्हारे फंक्शन ही नहीं खत्म होते, when you are required you are not there. Now in this scenario, as a woman, where am I? Nowhere. No. Right? So I felt so frustrated at that moment, and I understand that बहुत सारी औरतें होंगी जो इस चीज़ से रिलेट करेंगी। राइट ये आदमियों के साथ भी हो सकता है, लाइक फौज में तो ये आदमियों के साथ भी होता है कि घर के फंक्शन में ही नहीं पहुंचे, मैं तो औरत हूँ। बट जस्ट सेइंग दैट इन नॉर्मल सिनेरियो ऑल्सो दिस हैपेंस। सो आई थिंक आज ऐसा ज़माना है कि जहाँ अगर हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें एक थिन लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, कितनी एम्पावरमेंट, एंड वो इंडिविजुअलिस्टिक है। देखो हम्म। मे बी शायद मैं गलत हो सकता हूँ, हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक लड़का हो या लड़की हो, अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट आज की डेट में इतना हाईलाइट कर रहे हो, आप चाइल्ड एम्पावरमेंट पर ध्यान रखो ताकि पेरेंटिंग अच्छी होगी, तो मुझे लगता है आपको वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू परम। देखो बट उसमें भी ना मैं एक बात बताती हूँ आपको कि किसी को हिम्मत दिखानी पड़ेगी उस साइकिल को ब्रेक करने की। मैम यही यही सब सब समाज जो हम हाँ, बैठे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको आपके पेरेंट्स ने पीटा है, मारा है, और एज अ चाइल्ड आपको, ऑफ कोर्स सबको दुख, परम क्या आपकी कोई पिटाई हुई है बचपन में? बहुत क्या आपको अच्छा तोड़ लगा था उस टाइम? नहीं, नहीं लगा ना, अच्छा। बुखार चढ़ा हुआ था 4-5 दिन या तक। तो हाँ। जब मेरी पिटाई हुई तो मेरे को भी इमोशनली अच्छा नहीं लगता था। मुझे कई बार ऐसा लगता था क्यों मार रही है मेरी मम्मा? कई बार तो मुझे मेरी मम्मी से नफरत सी हो जाती थी। हमारे गांव में ऐसा बोलते थे ना, तू हाँ, लटका यार है, तू बातों से नहीं बातों से सुधरेगा। नहीं सुधरेगा, राइट? आई अंडरस्टैंड, बट मारना किसी को, देखो मैं ये मानती हूँ एज एन अडल्ट, हाँ, बच्चों को सिखाया जा सकता है डिसिप्लिन, एंड उसको पीट के डिसिप्लिन करना, डर से डिसिप्लिन करना, टू डिफरेंट एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। लाइक आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग अप माई किड्स, आई वुड rather discipline them in a manner wherein I teach them the consequences, ऐसे है राइट। वैसे है, ये नहीं है। एज अ पेरेंट आप ब्रूटली उसको मार रहे हो छोटी सी एज में, जहाँ बच्चा, चलो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, वो लाइक एक मेंटल स्टेट पे पहुंच जाए, वैसे मारना तो किसी को भी ठीक नहीं है। एज एन अडल्ट, लेट्स से मैं रो रही हूँ, ठीक है, अब मैं एज एन अडल्ट क्या एक्सपेक्ट करूंगी कि आप क्या करोगे? परम, मैं रो रही हूँ और आप आओ 2 थप्पड़ और मार दो मुझ में, रोना बंद कर, कितना रोती है, हाँ? हाँ हाँ। आई एम एन इमोशनली स्टेबल पर्सन, मेरा दिमाग डेवलप हो चुका है, मुझे सब समझ में आता है, ठीक है? आप मुझे थप्पड़ मारोगे, मुझे तब बुरा लगेगा। वहीं एक छोटा बच्चा जिसके इमोशंस अभी डेवलप ही नहीं हुए हैं, उसको पता ही नहीं है वर्ल्ड का फिगर आउट कैसे करना है, उसको कोई आइडिया ही नहीं है। अब यू एज अ पेरेंट आर देयर टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड, टू शो, उसको पाथ दिखाना कि बेटा अच्छा, अगर आप गिर रहे हो पत्थर से कोई बात नहीं, गिर जाओ, बट मैं हूं ना मरहम पट्टी करने के लिए। या फिर पत्थर पे गिर के तेरे 2 लगाऊं, पत्थर पे गिर के ऐसे क्या तू, गांव या में तो यही होता है। हाँ यही होता है। एंड यहीं से एक शुरू होता है माइंडसेट ऑफ क्रिएटिंग राइट। इमोशनली अनस्टेबल किड्स, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अब यही लड़का लड़की आगे जाके माँ बाप बनेंगे, वो इसी टॉक्सिसिटी को और इसी माइंडसेट को आगे पास करेंगे, राइट? तो अब मेरी बचपन में पिटाई हुई जब मैं छोटी थी, मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, ये मत पहन, वो मत पहन, ये मत कर, वो मत कर। तो आई ब्रोक दैट साइकिल, and I feel so blessed by God that I have been blessed by 2 daughters, so that मुझे वो मौका मिले कि मैं उस साइकिल को ब्रेक कर पाऊँ। बिकॉज मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। बचपन में कभी मेरी दादी ने मुझे भूस का कमरा होता है हाँ ना, हाँ, भुसका, हाँ। हाँ, तो भूस के कमरे के अंदर बंद कर दिया था। मैं बहुत रो रही थी, उन्होंने कहा रोना बंद नहीं हो रही, इसको भूस के कमरे में बंद कर दो। वहाँ पे 2 मुझे बिल्ली दिखी, वो म्याऊं कर रही थी, और उसका एक छोटा सा बच्चा था और अपने बच्चे को प्यार से लेके बैठी हुई थी। उनको देख के मुझे थोड़ा, मेरा रोना बंद हो गई, उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब एक दिन मेरी बेटी रोई और वो चुप नहीं हो रही थी, मैंने उसे बाथरूम में बंद कर दिया फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। फिर वो चिल्लाई, रोई, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल एम आई डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ? मैंने फटाक से डोर खोला, मैंने उसे गले लगाया, और फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ दैट अननोइंगली, सबकॉन्शियसली, मैं वही दर्द अपने बच्चे पे पास कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था। क्योंकि मुझे किसी टाइम पे किसी ने कमरे में बंद किया था, मुझे सबकॉन्शियसली ये लगा कि अगर मेरा बच्चा रो रहा है तो मैं भी इसको बाथरूम में बंद कर दूंगी तो ये चुप हो जाएगी।
सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं था ये एफर्ट. हमारी अपब्रिंगिंग राइट फ्रॉम द बर्थ till the time we are growing up as a human is planting memories in our subconscious और conscious brain में, और जो हमें बंदा बनाता है जो हम बन रहे हैं, राइट. तो जो हम चाइल्ड एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन पर्सन. जैसे अगर मेरी फैमिली में मेरे दादाजी, जिन्होंने नहीं सुनी समाज की, जब वो बोल रहे थे लड़की की पैसा शादी में लगाओ, उन्होंने कहा नहीं भाई लड़की तो पढ़ेगी. ही ब्रोक दैट साइकिल. That's why I joined Indian Army and maybe I'm sitting here today addressing everyone, right? Then I broke that cycle कि मेरी पिटाई बचपन में हुई है, मैं वो इमोशनल ब्लेम अपने बच्चों पे नहीं पास ऑन करूँगी. I will become a parent who is emotionally available for my kids, right? So somebody has to break that cycle. तो I think of course it is child empowerment, but both done in consensus. तो जो आज women बन चुकी हैं, करंट विमेन जो बड़ी हो चुकी हैं, उनका एम्पावरमेंट बाय लेटिंग देम हील फ्रॉम देयर ट्रॉमास, मेकिंग देम फिजिकली मेंटली स्ट्रोंगर सो दैट दे डू नॉट पास वही सेम बर्डन अपने बच्चों पे, सो दैट वो बच्चे भी एम्पावर हों. दैट्स हाउ वी एम्पावर द होल सोसाइटी. राइट. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम्म. एंड आफ्टर प्रेगनेंसी जो वो बीच वाला साइकिल होता है, ठीक है, कि आज आप प्रेग्नेंट हो, कल को आपने किसी को, बेबी को, बॉयज को बोर्न किया, वो वाला जो साइकिल होता है ना, एक लेडी के लिए, मुझे फीमेल के लिए मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है उस समय पे उसको समझना, ठीक है. उस समय का ट्रीटमेंट, क्योंकि आज की डेट में मैं कभी स्टडी देख रहा था, उसमें ये लिखा हुआ है कि आफ्टर प्रेगनेंसी 30 to 35% ऑफ लेडीज, फीमेल्स, गोइंग इनटू अ डिप्रेशन. क्या रीजन है मैम, और उस चीज से कैसे उभर सकते हैं? सी डिप्रेशन के ना मल्टीपल रीजंस हैं. लाइक आई टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल इज हार्मोनल चेंजेस. आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होते हैं, लाइक फीमेल के हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, लाइक अ सडन राइज ऑफ द हार्मोन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और बच्चा पैदा करते ही वो सडनली डिप हो जाते हैं. तो सोचिए हार्मोन का एक सडन राइज होना और उनका फटाक से डिप हो जाना, क्या वो आपकी बॉडी को चैलेंज नहीं करेगा? मेंटली भी आपको चैलेंज करेगा. तो ऑब्वियसली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, यू विल बी हेवायर. दिस इज वन ऑफ द मेन कॉजेज फॉर having those postpartum blues or kind of a feeling. उसमें दो पॉइंट्स और दिए थे कि स्ट्रेस, और स्ट्रेस के बाद आता है उनका फैटी लीवर, जहां से सारे कोजेज स्टार्ट हो जाते हैं मेडिकली. सी एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड है ना. हार्मोनल इश्यूज, स्ट्रेस ऑफ गिविंग बर्थ, किसी किसी की ट्रॉमेटिक बर्थिंग, जैसे कुछ लेडीज होते हैं जिनका बर्थ आराम से, बर्थिंग एक्सपीरियंस ईजी होता है, उन्होंने ईजिली पुश किया बेबी आउट. किसी किसी का ट्रॉमेटिक बर्थिंग एक्सपीरियंस होता है, उनको बहुत टाइम तक पुश करना पड़ता है बेबी को, फिर उनका 3rd डिग्री टीयर हो जाता है. किसी किसी का इमरजेंसी सी सेक्शन, जैसे मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ था, एंड मेरा फर्स्ट सी सेक्शन का एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था. लाइक इट वॉज अ ट्रॉमेटिक इवेंट फॉर मी. तो अगर आपका डिलीवरी प्रोसेस भी ट्रॉमेटिक रहा है, आपके हार्मोन्स डिप कर रहे हैं, साथ में आपको फैमिली आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है, रात रात भर आप बच्चे के साथ जाग रहे हो, नींद पूरी नहीं हो रही है, डायपर चेंज कर रहे हो, ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, योर निपल्स आर सोर, दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम. लाइक पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस. यू आर अ फादर, आई एम श्योर यू नो, है ना. तो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, आपको पेन हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, आप रिकवर कर रहे हो, आपका ब्लड लॉस हो गया है, इतनी सारी चीज़ें. तो ऑफ कोर्स अगर आप सोचो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ इतना कुछ हो रहा है, तो क्या वो एक ऐसी स्टेज पे नहीं जाएगा जहाँ पे उसको मेंटली थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो, जहाँ पे वो थोड़ा सा डाउन हो जाए मेंटली. अब इस टाइम पे अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपकी फैमिली का राइट गाइडेंस नहीं मिलेगी, राइट खाना नहीं मिलेगा, एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलेगा, तो यही फेज़ आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है. ऐसे ऐसे केसेस हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से औरतों ने ना ही सिर्फ सुसाइड किए हैं, पर साथ में अपने बच्चों की भी जान लेने की कोशिश की है, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, राइट, है ना. एंड इट्स नेवर टू लेट टू एड्रेस दिस इशू, बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉमन. और सबसे बुरा मुझे तब लगता है जब लेडीज़ आके दूसरी लेडी को ये बोलती हैं कि ये नई लड़कियों के चोचले हैं, है ना, जो ज़्यादा मुझे याद है मैंने इस बारे में किसी टॉपिक पे डिस्कस किया था, और कमेंट में एक लेडी ने लिखा, ये जो ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं ना लड़कियां, इन लोगों के साथ ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन होते हैं, हमको तो कभी नहीं हुआ. आई अंडरस्टैंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन सबको नहीं हो सकता. देर आर पीपल जिनका डिलीवरी ईजी हो जाता है, लाइफ सबकी सेम नहीं है ना. देर आर पीपल हु गेट सपोर्ट, बट जस्ट बिकॉज वो प्रॉब्लम आपको नहीं हुई,
कि आप दूसरे की प्रॉब्लम को बिल्कुल ही नेगेट कर दोगे ये बोल के कि ये सब लड़कियों के चोचले हैं। प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम आपको खुद को नहीं होएगी ना, आप दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकते। अब मैं इस चीज़ को इसलिए समझ रही हूँ क्योंकि मुझे खुद को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो चुका है। ड्यूरिंग कोविड आपने एक पोस्ट भी लगाया था। ड्यूरिंग कोविड तो आई थिंक मेरा पोस्टमार्टम डिप्रेशन का हिस्ट्री था, इसलिए कोविड के टाइम पे कुछ एग्जैजरेशन हुआ जिसकी वजह से मेरे को एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया, मुझे एंग्शियसनेस फील होने लगी, जैसे कमरा बंद हो रहा है, दरवाजे घट रहे हैं, तो मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया था और उसके बाद मैं डीपर्सनलाइजेशन की स्टेट में चली गई थी। सो बेसिकली हुआ क्या, कोविड के टाइम पे आपको पता है सबको एंग्जाइटी रहती है। तो मुझे कोविड हुआ तो हम एक बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे जहाँ पे सनलाइट नहीं थी बिल्कुल भी, और मैं सनलाइट और B12 में डेफिशिट थी उस टाइम पे। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर जब हुआ तो मुझे बार बार पैनिक अटैक आने लग गए कोविड के बाद। मुझे लगा कोविड के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक नहीं हुआ, वो चलता रहा। तो ब्रेन पे इतना प्रेशर आ गया, इतना प्रेशर आ गया कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे इतना गंदा पैनिक अटैक आया दैट आई लॉस्ट माई मेमोरी। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, लाइक आई फॉरगॉट who my husband is, who my kids is. So it was a very tough phase of my life. I still remember पिक्चर्स को देख देख के, अपने बचपन की, अपने मामा जी के साथ मेरी पिक्चर्स, मेरे बचपन की पिक्चर्स देख देख के मैं उस पिक्चर को देखती थी, मैं सोचती थी ये कौन लड़की है। लाइक सबकॉन्शियसली मुझे पता था कि ये सब लोग मेरी फैमिली का हिस्सा है। सबकॉन्शियसली कहीं एक एहसास था कि कुछ है, बट कॉन्शियसली मैं चीज़ें याद नहीं कर पा रही थी, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। मैं एक डीपर्सनलाइजेशन नाम की स्टेट से गुजरी, डी रियलाइजेशन भी कहते हैं, आजकल लोगों को नॉलेज हो गई है। मेरे थेरेपिस्ट ने इसको डायग्नोज ही नहीं करा, उन्होंने सीधा मुझे डिप्रेशन बोल दिया, पर ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर था। एंड डॉक्टर्स इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट आई वॉन्ट टू एजुकेट एवरीवन। ऐसा फील होता था कि मेरे और दुनिया के बीच में एक शीशे की दीवार बन गई है और मैं उनको उधर से देख रही हूँ। इट वॉज लाइक दैट, लाइक आई couldn't रिलेट विद द रियल वर्ल्ड। ये फेज़ काफ़ी गंदा था, बट हमारे एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया कि ये मेरी कार्मिक एज थी, बिकॉज आई कार्मिक लाइक मेरे कर्मों की एज थी 36 ईयर्स की। तो जब कार्मिक एज होती है तो आप अपनी खुद की लाइफ को क्वेश्चन करते हो, आप क्वेश्चन करते हो अपने माइंडसेट को, आपकी कंडीशनिंग को, आप क्वेश्चन करते हो जिस प्लेटफॉर्म या बेस पे आपकी लाइफ थी, एंड देन यू स्टार्ट चैलेंजिंग एवरीथिंग विच यू हैव लर्न टिल डेट, and that was the mark of starting of my spiritual journey. From that day it all started, and I think आजकल सारे लोग मुझे आके बोलते हैं कि मैम आप इतना ज्ञान और इतना कहाँ से देते हो, तो बातें आती कहाँ से हैं आपके अंदर। I think I owe it to that experience of me losing my memory, rewiring my brain, gaining a new perspective about things, letting go जो हुआ सो हुआ, past experiences, and living currently in the present. Of course I remember everything जो मेरे साथ हुआ। Could you speak something about on feminism, fake feminism, जहाँ पे मेंस एंड वुमेन्स को खड़ा कर दिया जाता है इक्वालिटी के लिए, तू कमा रहा है तो क्या हो गया, मैं भी तो कमा रही हूँ। Oh God, I also had that bad mindset. मैं आपको बता रही हूँ, लाइक जब मैं बड़ी हो रही थी तो गुस्सा था कहीं पे, कुछ एक लड़के ने मुझे कुछ बोल दिया था कि तू रहने दे, तू लड़की, तुझसे नहीं भागा जाएगा। तो एक माइंडसेट बन गया था कि अरे लड़के, इसको तो मैं बता दूंगी, इसको मैं दिखा दूंगी। बट एज आई ग्रू I met my husband, okay? So my husband is a gentleman. Like I cannot stop speaking nice things about me, him, na. So बता दो, वो बता सकते हैं कि वो कहाँ है? yeah, okay. He's into a position. He's a civil judge. He's an officer right now. Currently, he has a very थोड़ा job profile जो बहुत ही I would say जनता को सर्व करना, बट साथ ही साथ में थोड़ा लिमिटेड रहना। तो आई डोंट स्पीक मच अबाउट हिज प्रोफेशन एज सच, बट आई थिंक मेरी लाइफ में मेरा भाई, मेरे दादा जी, मेरे पापा और मेरे हस्बैंड, चारों ही ऐसे मेन थे हु वर वेरी प्रोग्रेसिव इन देयर आउटलुक, यू नो, जिन्होंने आई थिंक कभी भी ये नहीं किया कि ये लड़की है तो इसको हमें पीछे चलाना है। लाइक मेरे पापा भी मुझे डांट के, मुझे याद है मेरे पापा ने मुझे बाइक चलाना, मोटरसाइकिल चलाना मेरे भाई से पहले सिखाया था। ही पुश्ड मी हार्ड टू डू थिंग्स। जब मुझे 10 मीटर से ट्रेनिंग में जंप करना था तो इट वाज माय फादर हु सेड कि कूद जाना, तू मरेगी थोड़ी, तेरे को बचा लेंगे वहाँ पे। कहते हम तो परसौन नदी से कूदते थे नीचे, तो तेरे को क्या हो गया। तो ही ऑलवेज लाइक men in my life have been such men that जिन्होंने मुझे धक्का मार के बोला है कि तू हमसे भी आगे चल, तेरे पीछे हम खड़े हैं, देख लेंगे। They were like that. तो जब फेमिनिज्म की बात आती है तो फेमिनिज्म इज बेसिकली इक्वालिटी, है ना, सबको सेरिब्रल अपॉर्चुनिटी मिलना, फीमेल को भी
मेल को भी, बट अभी वो जा चुका है एक टर्मिनोलॉजी में, मैं टॉक्सिक वर्ड यूज करना नहीं प्लीज यूज नहीं नहीं, करती। कर सकते हो आप, हाँ, वैसे कर सकते मैं हो। सोचती हूँ कि ये यार देखो, ये ना ओपन फोरम है यहाँ पे, आपके मन, तभी मेरे चैनल का नाम ना बी यू है। बी आप जैसे हो वैसे हो, डोंट केयर अबाउट अदर्स की वो क्या सोच रहे हैं। आई डोंट केयर, बट आई हाँ। यूजुअली ना लाइक आफ्टर किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि जो आदमी होते हैं ना उनको स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, जो ओपिनियन वाली और इंडिपेंडेंट औरतें ट्रिगर क्यों करती हैं, उनको अच्छी क्यों नहीं लगती। तो मैंने कहा किसने कहा ऐसा होता है। मैंने तो ये देखा है कि जितने भी आदमी होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट और ओपिनियन वाली औरतें पसंद होती हैं। क्यों पसंद होती हैं, लाइक वी डिस्कस्ड राइट नाउ, कि अगर आपकी बीवी को भी गाड़ी चलाना आता है तो यू विल बी अ प्राउड हस्बैंड, यार मेरी बीवी भी गाड़ी चलाती है। तो हम हाईवे पे लंबा जा रहे हैं तो आधी गाड़ी मैंने चलाई, अब मैं थक गया, मैं सो रहा हूँ, अब तू चला, राइट, मेरे साथ ऐसा होगा ना, मैं तो बोल दूंगा ना, तू ही चला, मैं तू ही सोऊंगा आराम से भाई। चला हाँ। एग्जैक्टली, राइट। सो men लाइक स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट ओपिनियनेटेड women। आदमी किसको पसंद नहीं करते, आदमी उन औरतों को पसंद नहीं करते जो सक्सेस, स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद टॉक्सिक हो जाती हैं एंड हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। हाइपर इंडिपेंडेंट, अब तो मेरे पास मेरा पैसा है, मेरे को तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, राइट, अब तो मैं 30 मार्का बन गई, मेरे को किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। सो वट कम्स विद दैट सक्सेस, लाइक वो आदमियों के साथ भी होता है, इफ़ अ फीमेल stops living in her feminine side and she becomes something wherein men will be triggered with such attitude कि तू मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ क्योंकि मैं अपना पैसा कमा सकती हूँ। why not be a female that I also earn money, you also earn money, let's make our empire together। आई थिंक अगर आप एक जॉब पे जा रहे हो, लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे वो इंडियन आर्मी है, चाहे कोई भी है, आप एक एज अ फीमेल जा रहे हो, अब आप मेल जा रहे हो, अब आप फीमेल मेल नहीं रहे भाई, अब आप एक इंडिविजुअल जा रहे हो जिसको जाके काम करना है। सो डोंट थिंक बिकॉज आई एम अ फीमेल आई कैन वर्क लेस और आई नीड सम एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस, और डोंट बी अ मैन एंड थिंक कि जस्ट बिकॉज शी इज़ अ फीमेल इसको काम मत दो, मैं करूंगा ये काम। दिस इज अ टाइम फॉर सेरिब्रल अपॉर्चुनिटीज एंड व्हेन यू डू अ वर्क you do it as an individual showing your potential, not as someone कि I'm a male or a female। क्योंकि कहीं पे भी जाओ भाई अपना तो दिखाना ही पड़ेगा ना। मैं किसी काम में जा रही हूँ और बस कुछ नहीं, लाइक इफ आई वाज इन इंडियन आर्मी और मैं बोल रही हूँ कि आई एम अ फीमेल, आई विल नॉट रन, विल दे एक्सेप्ट मी? नो, यू नो। गोटा रन। आप भाग के, आपको टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, आपको अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ेगी। हमने मेंस पे तो काफी सारी बातें करी है, बट मैं हम्म, आपसे पूछना चाहता हूँ, एक औरत कितने दर्द से गुजरती है पूरी जिंदगी में? आई थिंक काफ़ी दर्द होते हैं, बहुत दर्द होते हैं। ट्रांजिशनिंग टू प्यूबर्टी इज़ अ पेन इन इटसेल्फ। आप एक खुला दिल की लड़की होते हो, आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ, एंड सडनली योर बॉडी स्टार्ट्स चेंजिंग एंड आपको सबसे बच के रहना पड़ता है कि कोई मुझे गंदी नज़र से ना देखे। हाइडिंग योर बॉडी पार्ट्स, प्रोटेक्टिंग योर ओन सेल्फ, बिकॉज एज अ ग्रोइंग अप एज अ यंग गर्ल, मेरे ज़माने में तो ईव टीजिंग भी बहुत कॉमन थी। अब मुझे हम्म। पता नहीं यंग लड़कियों के साथ क्या होता है, बट इतना लड़के आके छेड़खानी करते थे। आई थिंक आज तक ऐसी भी कोई लड़की नहीं होगी जिसके साथ ईव टीजिंग ना हुई हो, या सेक्सुअल कोई भी हाव भाव नहीं एक्सप्रेस हुए हम्म। हों। तो डर लगता था कई बार जाने में, कि कोई लड़का छेड़ ना दे, कोई कुछ कर ना दे, तो एक तो वो प्रोटेक्शन, तो हर वक्त वो सहमे रहना, वो डर रहना कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ओन बॉडी, देन हाइडिंग योर सेल्फ इन टू दैट कुकून ऑफ नॉट गोइंग आउटसाइड। उसके बाद जब आप बड़े होते हो, देन यू हैव टू गेट मैरिड। तो एक ये दर्द कि यार क्या वो लड़का मुझे समझेगा, बिकॉज बीइंग अ वेल वुमन गर्ल। देन तीसरा दर्द ये होता है कि एक फैमिली के साथ आप बचपन से रहे हो एंड सडनली उस फैमिली को छोड़ के आप एक नई फैमिली के घर रहने लग जाओगे। लाइक मेरी डॉटर मुझसे क्वेश्चन पूछती है, मम्मा आप इतने इतने दिन दादू दादी के पास रहते हो, पापा नानू नानी के पास इतने दिन क्यों नहीं रहते? अब मैं उसे मैं उसको समझाती हूँ कि हमारी सोसाइटी ऐसी चल रही है, पर वही मैं आपको बोल रही हूँ ना, बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होता, ये सारी लिमिटेशन सोसाइटी की बनाई हुई है। तो मेरी डॉटर का एक क्वेश्चन पूछना बिल्कुल वैलिड है, क्यों वैलिड नहीं है, राइट? तो एक वो दर्द कि अपने परिवार को छोड़ के किसी और परिवार को अपना बना लेना, इट्स अ दर्द। लाइक ऑफ कोर्स अब वो फीलिंग नहीं आती, एक लड़की का दिल इतना बड़ा होता है, आई थिंक वो सब कुछ संभाल लेती है, राइट। बट इट इज अ सेपरेशन वाला थोड़ा सा पेन, विच आई कैन से इज विद एवरी वुमन हैंडलिंग। देन जब आप बच्चा पैदा करते हो, लेट मी टेल यू, लाइक आई एम नॉट अ वुमन, मैं सारी ऑडियंस को बोलूंगी, मैं बिल्कुल भी वो औरत नहीं हूँ जो सह सह के छी लेगी। मैं अपने दर्द को एक्सप्रेस करती हूँ। मुझे डिप्रेशन हुआ, मैंने डंकी की चोट पे बोला मुझे डिप्रेशन है। मेरा मेमोरी लॉस हुआ, मैंने पूरे सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया भाई मेरे तो दिमाग में कुछ टंटा चल रहा है। अगर आप ये बता सकते हो कि आपको बुखार हुआ है,
तो आप ये भी बता सकते हो भाई मेरे दिमाग में कुछ लोचा चल रहा है. हम्म इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी. एंड आई थिंक मैं इसलिए रिकवर हुई क्योंकि मैंने इसके बारे में बात करी. और जब मैंने इसके बारे में बात करी तो लोग आए, लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, उनको लगा जेन्युइनली इसको कोई दिक्कत है. स्ट्रेंजर्स तक ने सपोर्ट किया. अगर मैं उसको छुपाती रहूंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा, राइट? सो एज अ वुमेन आई थिंक बच्चा पैदा करने के टाइम इट्स अ पेनफुल प्रोसेस. आई डोंट can't even हम्म describe how painful it is. It is an actual painful process. Then taking care of that child, रात रात भर जागना, breast feed कराना, that's a painful process as well. उसके अपार्ट आई थिंक पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ वन थिंग जो नेचुरली काफ़ी कॉमनली लोगों फीमेल को होता है. सो दिस इज़ वन. उसके अलावा पर्सनली फ्रॉम माई ओपिनियन आई डिड नॉट हैव मच पेन्स बिकॉज आई वॉज सराउंडेड बाय सच एम्पावरिंग मेन इन माई लाइफ. मतलब मेरे को औरतों ने डिमोटिवेट किया है, मैं सबके सामने बोलना चाह रही हूँ. ट्रस्ट मी, इट हैज़ बीन विमेन, औरतें ही मेरी लाइफ में ऐसी आई जिन्होंने मुझे बोला कि तू ये मत कर क्योंकि तू औरत है. आज तक मुझे लोग ये बात बोल के चली जाती हैं, औरतें एक बेटा कर ले, दो बेटियां क्यों हैं? एक हाँ बेटा कर ले, है ना? लाइक और जबरदस्ती, ठीक है बेटा हुआ नहीं हुआ वो भगवान की देन है, बट हाउ कैन यू फोर्स मी टू हैव अ थर्ड चाइल्ड जस्ट टू हैव अ सन? मेरी खुद का ओपिनियन है भाई, मैं कितने बच्चे करूँ, 2 करूँ, 3 करूँ, राइट किसी आदमी ने नहीं बोली आज तक ये बात. औरतें कमिंग एंड टेलिंग दिस थिंग टू मी. वही औरतें आके आपको शादी में जा रहे हो तो जज कर रही हैं, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने, ये नहीं अच्छी लग रही है, ये वो. नेवर इन माई लाइफ, लेट इट बी माई प्रोफेशन. स्कूल में कई बार छोटे मोटे लड़के आपस में बोल देते हैं ना बच्चे की, ए तू हाँ लड़की है तो ये मत कर. आई डोंट माइंड दैट. बट नेवर इन माई लाइफ, इवन व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, जब मैं लॉयर थी, जब मैं इंडियन आर्मी में गई, इंडियन आर्मी के बाद आके मैंने एक हेल्थ फर्म में काम किया. हेल्थ फर्म में काम करने के बाद मैं आज अपना प्लेटफॉर्म रन कर रही हूँ, फिट मॉम्स फिट उसके होम्स. बारे में हाँ बिल्कुल या बताना प्लीज आप. बिल्कुल, फिट मॉम्स फिट होम्स के बाद फिट मेन फिट होम्स भी आने वाला है. ओके आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर मेन एज वेल. वी हैव मेल ट्रेनर्स फॉर दैट. तो जब ये कर रही हूँ तो एवरी मैन इन माई लाइफ वॉज समवन हु पुश्ड मी, मैम आप कर सकते हो, ऋतु तू कर सकती है, तू चल हम तेरे साथ खड़े हैं. एवरी मैन हैज पुश्ड मी. सो मेरे को तो फेमिनिज्म तो बिल्कुल ही मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है. बट एट द एंड ऑफ द डे मैं खुद भी ये बोलना चाहती हूँ कि मे बी my energy gave that space to the men around me to be themselves. Like लड़के मुझे बोलते हैं कि आई वेंट टू दिस ट्रेनिंग जहाँ पे किसी ने मुझे आके बोला, एक अच्छे फ्रेंड ने, यार तू तो अपनी ना दा है, दा मीन्स तू तो अपना भाई है. भाई है हाँ तो हाँ होता है ऐसा होता है वो हाँ वाली फीलिंग ना. तो आई गिव दैट स्पेस टू माई हस्बैंड ऑल्सो टू एक्सप्रेस हिम. आई ऑलवेज एक्नॉलेज द पेन मेन आर गोइंग थ्रू. आई नेवर नेगेट. तो कोई आके मुझे ऐसे बोलता है ना कि यार ऋतु तुझे पता नहीं है, मैं समझता हूँ तो एज अ गर्ल तेरे ऊपर बहुत पेन है, पर तुझे पता है तेरे पास तो फिर भी ऑप्शन है जॉब ना करने का. मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं था यार. एज अ फीमेल मुझे तो कमाना पैसा ज़रूरी है. मेरे पास तो सोसाइटी, काम नहीं करूँगा तो अलग अलग लांछन लगेंगे, कुछ नहीं करता बीवी की कमाई पे काम कर रहा है. काम कर रहा है सो आई डू एक्नॉलेज द पेन ऑफ मेन इन माई लाइफ एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न मेरी लाइफ के जो आदमी है ना वो मेरा पेन एक्नॉलेज करते हैं. तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि एज अ वुमन अगर आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करें, प्रेज हिम प्लीज़. लाइक अपने हस्बैंड को छोटी छोटी बातों के लिए प्रेज करो. लाइक मेरे हस्बैंड अगर उठ के मेरी डॉटर को तैयार कर रहे हैं, आई ऑलवेज से कि यार थैंक यू सो मच यार, अगर आप आज नहीं करते ना आज तो मैं लेट हो जाऊंगी, है ना. सो देन ही फील्स पम्प्ड अप, अरे मेरी अप्रिसिएशन हुई, हाँ कल मैं दोनों बच्चों को तैयार कर दूंगा. डू यू अग्री विद दैट? yes व्हेन आई yes लाइक yes दैट I know यू I know अप्रिशिएट देम. दे लाइक आई थिंक मेन को कोई प्यार नहीं करता. दूसरी बात, वो ऐसे होते हैं कि अगर उनको रियल फेमिनिन प्रोटेक्शन और लव मिल जाए, दे आर रेडी टू ओपन देम अपने आप को, लाइक कुछ भी कर देंगे. परफेक्टली एक्सप्लेन्ड. मुझे लगता है एक मर्द को ना प्यार से बोलने वाला, वही प्रेज करने वाला कोई चाहिए होता है लाइफ बिल्कुल में, ठीक बिल्कुल है. बिल्कुल. उसके बाद भाई साहब आप उससे मैराथन भगवा लो. या हाँ एग्जैक्टली. एंड दैट्स व्हाट फीमेल्स आर फॉर. फीमेल्स आर नॉट टू बिकम मेन. आपको अगर स्ट्रॉन्ग औरत बनना है तो आप, मैं आदमी थोड़ी हूँ यार. आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन. आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल दैट आई एम वेरी आउटस्पोकन. मैं बहुत अच्छे से बोलती हूँ. आई कैन एग्जिस्ट इन अ स्पेस विद 100 men इन अ रूम विदाउट फीलिंग अनकंफर्टेबल एंड स्टिल मार्किंग माई स्पेस. मैं अपने में इतना बिलीव करती हूँ. बट एट द सेम टाइम आई एम देयर फॉर द men इन माई लाइफ. आप मेरे घर के किसी भी आदमी से पूछ लेना, कोई मेरे बारे में कुछ नहीं, आई एम श्योर दे आर लिसनिंग टू इट, लाइक दे ऑलवेज प्रेज मी फॉर हु आई एम. एंड उसका रीज़न यही है कि आई एम स्टिल इन माई फेमिनिन स्पेस
of being a woman who cares, protects, and is there for the men in my life, and not becoming a 30 marka on their chest only कि आज तो मेरे पैसा कमा लिया, मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है. Hmm. I need men in my life यार. I need a father of my kids. I need जो मुझे समझे, मुझे भी प्रोटेक्ट करे. Someone like that. So ये फेमिनिज्म तो बकवास की चीजें अपना है. घर चलाओ घर यार. चलाओ बस, खत्म करो. हाँ मैम, सीरियसली आई एम सो हैप्पी टू हैव यू ऑन माय शो. और मुझे लगता है कि आई थिंक कुछ ना कुछ तो एडिशन मैं कर ही रहा हूँ सोसाइटी के लिए, बिकॉज आप तो डेफिनेटली कर भी रहे हो. लास्ट में जाते जाते जो आपका एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताओ. इफ समबडी सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मेंटल या फिजिकल या कुछ भी होगा तो मे बी शायद आपसे कनेक्ट करे. और एक मैसेज सोसाइटी के लिए. या बिल्कुल. सो मैं एक प्लेटफॉर्म रन करती हूँ जिसका नाम है फिट मॉम्स फिटर होम्स. यानी कि मैं मानती हूँ कि हर माँ जो है ना, वो अगर फिट हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, तो वो अपने घर को भी फिट और हेल्दी रख सकती है. राइट है ना. साथ ही साथ उसके एक प्रोजेक्ट आ रहा है फिट मेन फिटर होम्स, सो दैट जितने भी हमारे भारत देश के आदमी हैं वो इतने फिट और स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि वो अपने घर को फिट और स्ट्रॉन्ग रख सकें. ना फिटनेस का मतलब सिर्फ पतला होना नहीं होता है. फॉर मी फिटनेस मीन्स जहाँ आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट हो, बिना किसी पेन्स और इंजरीज के. कमर दर्द नहीं होना चाहिए भाई बात बात पे, है ना. हर बात पे आपको कहीं घुटने दर्द, ये दर्द वो दर्द नहीं होने चाहिए. आप फिट हो, आप रोजमर्रा के काम कर पा रहे हो, और मेंटली आप परेशान नहीं हो, आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी वाले इश्यूज नहीं है. सो हम फिटनेस प्रोग्राम्स रन करते हैं जहाँ पे डेली सेशंस भी होते हैं, सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम्स भी हैं औरतों के लिए. सो फीमेल्स को जो प्रेगनेंसी के बाद प्रॉब्लम आती है, जैसे कि उनका यूरिन लीक हो जाना, पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है, तो उसको हम रिटेन करने में मैं हेल्प करती हूँ. आई एम ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन हीलिंग डायस्टिसिस रेक्टाई. सो डायस्टिसिस रेक्टाई क्या होता है? कंडीशन होती है जहाँ पे विमेन की जो मसल्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, तो उनका टमी जो होता है ना वो बाहर की तरफ बाहर निकल जाता है. तो बहुत सारी औरतें होंगी जो सुन रही होंगी, जो जिनको अभी भी बोलते हैं बच्चा पैदा हो गया बट अभी भी प्रेग्नेंट लग रही है, पेट बाहर निकला हुआ है. तो पेट बाहर निकलना सिर्फ फैट नहीं होता, वो आपकी सेपरेशन ऑफ मसल होती है. तो उसको मैं बिना सर्जरी के हील करती हूँ. तो जैसे जो औरतें हैं जिनको अम्बिलिकल हर्निया हो जाता है, तो कुछ केसेस में सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, तो उन केसेस को मैं बिना सर्जरी के हील करवा सकती हूँ विद एक्सरसाइजेस. कुछ केसेस जहाँ सर्जरी करवानी भी है, वहाँ पे भी सर्जरी होने और होने से पहले मैं कोर की स्ट्रेंथनिंग पे काम करती हूँ, तो कि सर्जरी अगर हो जाए तो उसके बाद वो दोबारा होने की ज़रूरत ना पड़े. कोर आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, करेक्ट. सो दैट कि हर्निया के बाद भी, हर्निया होते हुए या सर्जरी होते हुए भी अगर आपको अपने बच्चे को उठाना है तो आप वो तरीका सीखो कि कैसे उठाना है. साथ ही साथ हम प्रिपेयर करते हैं यंग गर्ल्स और यंग बॉयज़ को, जो नई नई नवीली शादी हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है, टू प्रिपेयर टू बिकम अ मदर. क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में ये तो बता देते हैं कि माँ बन जाओ, पर कोई ये नहीं बताते कि माँ बनने के साथ साथ क्या परेशानियाँ आएंगी, है ना. तो शुरू से ही वुमेन को, लड़कियों को ट्रेन करना टू मेक देयर पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग, कमर बढ़िया, आपका कोर स्ट्रॉन्ग, ताकि जब वो 9 महीने बच्चे को रखें तो उनको कोई परेशानी ना हो. साथ ही उनको पुशिंग टेक्निक सिखाना सही तरीके से, जहाँ पे उनको और परेशानी ना हो. उसके बाद उनको कैसे वजन उठाना है, कैसे वजन रखना है, बच्चे को कैसे उठाना है, कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है, ये सब सारा हमारे प्रोग्राम में सिखाया जाता है. परफेक्ट. सो दिस इज़ व्हाट आई डू. साथ ही साथ मैं यूथ की मेंटल ट्रेनिंग पे काम करती हूँ. आई रन अ चैलेंज जहाँ पे मेंटली फिट करने पे हम उनको काम करते हैं. तो वो मैं अपने पेज कैप्टन डॉट ऋतु कुमार सिंह के नाम से चलाती हूँ. सो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग एवरीवन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग. परफेक्ट. आज वाले एपिसोड में ना मैंने एक नया टॉपिक ऐड किया है. टॉपिक नहीं बोलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन ऐड किया है, और ये मैं हर अब जितने मेरे गेस्ट आएंगे ना मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है. एक एडवाइस बोलूं या कोई मैसेज मेरे लिए, कुछ एडवाइस मतलब अच्छा करने की, या कुछ ऐसा कि ये चीजें ठीक करो, एक एक मैसेज मेरे लिए क्या होगा, क्या दोगे आप? मुझे तो सब कुछ बढ़िया ही लगा है परम, बट जस्ट मैं सिर्फ ये बोलूँगी आप बढ़िया क्या कर सकते हैं. आई थिंक हमेशा एक स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट करने का, है ना. तो मैं सबको ये बात बोलती हूँ और मैं आपको भी ये बोलूँगी कि कभी भी ना सीखना मत बंद करना. लाइक लर्निंग इज़ अ प्रोसेस. और आज की डेट में भी ना मैं अपने ऊपर काम करती रहती हूँ. आई कीप ज्वाइनिंग कोर्सेज, मैं मेंटोर्स के साथ काम करती रहती हूँ अपनी स्किल बढ़ाने के लिए. जैसे आजकल मैं क्राव मंगा, लाइक जो कॉम्बैट टेक्निक है, टू डो लाइक अपने आप को कैसे बचाया जाए, सेल्फ डिफेंस टेक्निक है, मैं उस पर काम कर रही हूँ. तो मैं अपनी हर स्किल बिल्डिंग पे काम करती रहती हूँ. तो अपनी स्किल बिल्डिंग पे काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि अपग्रेडेशन का अपग्रेड करते रहो. बिकॉज
अपग्रेड तो आप करते ही रहोगे, कभी भी आप ऊपर नहीं पहुंचोगे। तो लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, इट शुड कीप गोइंग। डन मैम, थैंक यू सो मच मैम। और जो लोग पॉडकास्ट देखते देखते यहाँ तक आ गए होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में मैम की सारी डिटेल दे दूंगा। मैम को जाना, फॉलो करना, और जितना हो सके ना सपोर्ट करो यार, क्योंकि मुझे लगता है ये सारी चीज़ें सोसाइटी तक पहुँचाना ना हमारा ही काम है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे आप करो। क्यों मैम? बिल्कुल बिल्कुल, या दैट इज चलो, वेरी मच रेलेवेंट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर थैंक हैविंग यू, मी। थैंक यू एवरीवन।